इंडियन रेलवेज़ की कहानी भी अजीब है। कभी प्रॉफिट में, ज़्यादातर लॉस में। इश्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कभी ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं, कभी फाइनेंस की दिक्कतें हैं। ये चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से और इस पूरी समस्या को ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर एंड यू आर वाचिंग द समझो एनालिसिस शो। हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई थी काफ़ी टाइम से, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्राइवेटाइज इंडियन रेलवेज टू सम एक्सटेंट। 5% के आसपास प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं पैसेंजर ट्रेन्स को बहुत ही हाई ट्रैफिक रूट्स पर। अब काफ़ी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा, दी व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। ये सब चीज़ों को समझने से पहले इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन रेलवेज। देखो, अगर हम ये कहते हैं दैट द इंडियन रेलवेज इज द बैकबोन ऑफ इंडियन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये गलत नहीं होगा। काफ़ी टाइम से इंडियन रेलवेज हैज़ बीन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ द मासेस। गरीब लोग हवाई जहाज से ट्रैवल नहीं करते हैं, वो तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच लोगों के लिए है। बट द मासेस प्रेफर ट्रैवलिंग थ्रू इंडियन रेलवेज। और इसकी सोशल इम्पैक्ट को देख के इतना बड़ा ये इंडस्ट्री है, इतनी इंपॉर्टेंट ये इंडस्ट्री है, इसको मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़्यादातर इसके मैग्नीट्यूड को मेंटेन करने के लिए पब्लिक इंटरवेंशन रही है रेलवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गवर्नमेंट ने ही इस पूरी इंडस्ट्री को रन किया है। ये आज तक होता हुआ आ रहा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है। इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज ओपन फॉर पब्लिक ट्रैफिक ऑन 16th of April 1853 बिटवीन मुंबई एंड थाने। ये डिस्टेंस लगभग 34 किलोमीटर्स के आसपास था। इसके बाद में हावड़ा से हुगली भी ट्रेन बन गई कुछ ही महीनों बाद। 15th of August 1854 को लॉन्च हुई। 37 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस था। फिर उसके बाद धीरे धीरे द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड बिल्डिंग अप मोर रेलवे ट्रैक्स। और ये जो रेलवे ट्रैक्स बन रहे थे, ये ऐसा नहीं था कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए, मासेस के लिए उस टाइम पर ट्रैक्स बनाए जा रहे थे। यहाँ पर क्लियरली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्राउन का एक ही इंटेंशन था कि रॉ मटेरियल्स को अपनी जगह से पोर्ट्स तक लेके आओ, जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको पोर्ट से मार्केट तक पहुंचाओ। फिर बाद में ये एहसास होने लगा कि इन रॉ मटेरियल्स को, इन फिनिश्ड गुड्स को अपने एम्पायर को बचाने के लिए मिलिट्री को बहुत ही फास्ट ट्रैवल करवाना ज़रूरी है। देन द रेलवेज वॉज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स फ्रीक्वेंटली, और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी लंबे टाइम तक इंडिया में बैठी रही। अब अगर आप मैप देखोगे, इंडिया में जनरली आपको रेलवे ट्रैक्स नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। इसके काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। सबसे पहला जोग्राफिकल फैक्टर, इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं, यहाँ पर काफ़ी लेवल लैंड है। देयर इज़ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल रिच एरियाज हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं। द एंटायर एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। अब यहाँ पर रिवर्स भी बहुत सारी हैं, इन रिवर्स के ऊपर ब्रिजेस बनाने पड़े रेलवेज के लिए। बिहार और आसाम के फ्लड प्लेन्स में इतने ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स आपको नहीं मिलेंगे, और नॉर्थ इंडिया में जो हिली एरियाज़ हैं, जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज प्लेन्स में तो रिवर के ऊपर ब्रिज बड़ी आराम से बनाया जा सकता है, लेकिन माउंटेन्स में टनल्स डिग करके रेलवे ट्रैक को ले करना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होता है। जम्मू एंड कश्मीर में ये किया जा रहा है, वहाँ पे बहुत खर्चा है प्रोजेक्ट का। राजस्थान के सैंडी एरियाज़ में भी बहुत मुश्किल है ट्रैक्स को मेंटेन करना, लेकिन थोड़े बहुत ट्रैक्स वहाँ पर रखे गए हैं। स्पेशली जोधपुर जैसलमेर की जो लाइन थी, वो तो 1960s में बनी थी, शुरू से वहाँ पर नहीं थी ट्रैक। फिर पेनिनसुलर इंडिया में आप देखो, जो मुंबई तक जाने के ट्रैक्स हैं या वास्को ड गामा जाने के जो ट्रैक्स हैं, गोवा एंड एवरीथिंग, ये स्पेसिफिकली सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स के 3 पास से होके गुजरते हैं, थालघाट, बोरघाट और पालघाट। चाहे मैंगलोर, कोची, इन सब जगह जाने के लिए आपको पासिस से होके जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रहे हैं। रेलवे जनरली इकोनॉमिकली एडवांस एरियाज़ में ही डेवलप की गई है। ब्रिटिश के टाइम पे तो हमने देखा रीज़न क्या था। इंडियन गवर्नमेंट ने भी रेलवेज का जो विस्तार किया है, वो जनरली वहाँ पर किया है जहाँ पर लोगों को ट्रैवल करने की ज़रूरत थी। सबसे पहले सिटीज़ को कनेक्ट करना एक मेन प्रायोरिटी थी, फिर टीयर 2 सिटीज़ को कनेक्ट करना। गांव देहात तक तो रेल जाती नहीं है, वहाँ पर तो रोड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जगह ट्रेन नहीं पहुंच सकती है। प्रायोरिटी किसको ज़्यादा मिलेगी वो डिपेंड करता है इन्हीं जोग्राफिकल फैक्टर्स पे भी और रेवेन्यू के फैक्टर्स पे भी, क्योंकि एक एक किलोमीटर ट्रैक को ले करने का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने का खर्चा, लोकोमोटिव्स, फ्रेट के लिए, वैगन्स, कैरेजेस, पैसेंजर ट्रेन्स के लिए, ये बहुत ही महंगा होता है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो रेलवे लाइन अपने रॉ मटेरियल्स और ट्रूप्स को ट्रैवल करने के लिए यूज़ की जाती थी।
और इसी तरीके से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए आए और इन्हीं को प्रायोरिटी मिली आफ्टर इंडिपेंडेंस एज वेल। सब कुछ इन्हीं को करेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा था इनिशियली ब्रिटिश टाइम के बाद से। फिर उसके बाद रेलवेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट ये है अफोर्डेबिलिटी। रेलवेज बहुत ही सस्ता पड़ता है पर किलोमीटर, फ्रेट को ट्रांसपोर्ट करना, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना, टिकट सस्ती होती है बिकॉज एक बड़ी ट्रेन होती है जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के चले जाते हैं। तो रेलवेज इज अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन, एज कम्पेयर टू एयर ट्रांसपोर्टेशन। फिर एसेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी ट्रेन्स की कंपैरेटिवली कम है इफ़ यू कंपेयर इट विद रोड ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज रोड्स कैन बी बिल्ट ऑन हिली एरियाज, माउंटेन एरियाज। ट्रेन सब जगह नहीं जा सकती है, रोड्स गांव देहात तक जा सकते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। ट्रेन्स के लिए वो केस नहीं हो सकता है, बट ट्रेन में फिजिबिलिटी ज़्यादा होती है। बेसिकली आराम से आप लेट के जा सकते हो, सो के जा सकते हो और आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। रोड में थोड़ा रिस्क रहता है, रात के टाइम आप कार में नहीं जा सकते, बस में जाओगे, कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि ट्रेन की, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी और फिजिबिलिटी को समझाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बन सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हमने बहुत ही डिटेल में समझोस कॉर्नर में डिस्कस किया है इन दी समझो लर्निंग ऐप। अगर आपने समझोस कॉर्नर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यू विल गेट 18 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एट अ वेरी लो कॉस्ट, जहाँ पे ऐसी 200-300 एनालिसिस की PDF आपको बड़ी आराम से मिल जाएंगी और आपका पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, मेंस की स्पेसिफिकली, प्रीलिम्स की मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगी। एक्सेस आप समझो लर्निंग ऐप पे कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे भी कर सकते हो। आपको मैं कुछ लिंक्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उनको पढ़ो। PDF ऐप पे मिलेगी इन दी समझोस कॉर्नर सेक्शन, राइट। सो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बाय प्राइवेटाइजेशन। देखो, इंडिया में हमें ये तो समझ में आ गया है कि पब्लिक इंटरवेंशन ज़रूरी है रेलवेज़ को निभाने के लिए, लेकिन पिछले 70 साल से पब्लिक इंटरवेंशन और मॉनिटरिंग चलती जा रही है। जिस लेवल पे रेलवेज़ को जाना चाहिए था उस लेवल से रेलवेज़ नहीं जा पाई, इनफैक्ट नीचे जा रही है। इसको मेंटेन करने के लिए रेलवेज़ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है और ये एक बर्डन बन गई है सरकार के ऊपर। अब अगर एयरलाइंस होती, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, उस केस में तो प्राइवेटाइजेशन की बात हम कर सकते थे, क्योंकि वो एक अमीरों का ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है। गरीबों के लिए तो रेलवेज चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से चाहिए, ताकि जो लोग गरीब हैं उनको और अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके, ट्रांसपोर्ट वो जल्दी हो सकें, उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिल सकें और उनका लाइवलीहुड इंप्रूव हो सके और खर्चा उनका कम हो कंपैरेटिवली। ये एक डिलेमा है। इसको मेंटेन करने के लिए रेलवेज हमेशा सरकारी हाथों में रही, अब इसको प्राइवेट करने की ज़रूरत आ गई है। लेकिन क्या बस यही एक रीज़न है? और भी बहुत रीजंस हैं। एक तो आप ये भी कह सकते हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। आप देखा ही होगा, आप टिकट बुक करते हो, वहाँ पर RAC में आपका नंबर आता है, वेटिंग लिस्ट में नंबर आता है, आप जाना चाहते हो लेकिन आपको टिकट नहीं मिल रही है कंफर्म। इसका मतलब ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर डे पे एक जगह दूसरी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन सप्लाई बहुत कम है, ट्रेन इतनी अवेलेबल नहीं है और नई ट्रेन लाना इतना आसान नहीं होता है, इसमें खर्चा बहुत होता है। तो व्हाई नॉट ब्रिंग प्राइवेट प्लेयर्स टू ब्रिंग देयर ओन ट्रेन्स और उसको चलाएं, वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएं और इससे सप्लाई थोड़ी बढ़ जाए, डिमांड मीट हो सके, स्पेसिफिकली इन दोज एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और एक ज़रूरत ये भी है कि बाकी कंट्रीज़ देखो, चाइना, जापान, ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, इनका ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। इंडिया को भी अपना रेल इंफ्रा इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस तैयारी के साथ हमें अभी चलना चाहिए, जितनी जल्दी हमें सब कुछ करना चाहिए, वो प्राइवेट इंटरवेंशन के बिना नहीं हो सकता है। प्राइवेट प्लेयर्स को लाना ही होगा। अभी तक तो हम राजधानी, दुरंतो, शताब्दी से आगे बढ़ नहीं पाए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल गेज, बेसिकली जो ट्रैक होता है, इसकी विड्थ इंडिया में 5 फीट 6 इंचेस है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग विड्थ होती है। ब्रॉड गेज बेसिकली इंडिया यूज़ करता है। अभी जो 5 फीट 6 इंचेस की विड्थ है, ये सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है, काफ़ी जगह नैरो गेज भी चलता है। ज़रूरत ये पड़ रही है इंडिया में कि अब नैरो गेज वाले ट्रैक्स को ब्रॉड गेज पे कन्वर्ट करें, जिसमें काफ़ी खर्चा हो रहा है। उसके बाद रोलिंग स्टॉक, जो आपके लोकोमोटिव्स होते हैं, ट्रेन का इंजन, वैगन्स होते हैं, आपने मालगाड़ी देखी होगी, उसके डिब्बे, और कैरेजेस जो पैसेंजर ट्रेन हैं उसके डिब्बे, ये सब नए बनाने पड़ते हैं ट्रेन्स के लिए। रेलवेज़ की एक और दिक्कत है, स्टाफ की एफिशिएंसी काफ़ी ख़राब है। नए स्टाफ को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वैकेंसीज़ फिल नहीं हो रही हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ अभी भी बची हुई हैं, क्योंकि नए लोग को लेके आएंगे तो सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेंगी। ऑलरेडी रेलवेज़ काफ़ी लॉस में चल रही हैं, इसीलिए रेलवेज़ को प्राइवेटाइज तो करना पड़ेगा कुछ लेवल तक। ये मैं बार बार कुछ लेवल क्यों कह रहा हूँ? 5% की बात, 10% की बात, इतना ही क्यों करना चाहिए? इसके लिए हमें
प्राइवेटाइजेशन के प्रोज एंड कॉन समझने पड़ेंगे, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस शुरू करते हैं। देखो, रेलवेज को प्राइवेटाइज करने में सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। इट विल लीड टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इन टर्न वुड लीड टू इम्प्रूव्ड एमिनिटीज फॉर ट्रैवलर्स। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होगी ट्रेन्स की। रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन की सबसे पहली जो आपको बात पता होनी चाहिए वो ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा लुक्रेटिव सेक्टर्स के पीछे ही भागेंगे। अगर आप प्राइवेट प्लेयर को बोलोगे कि आप ट्रेन को किसी ऐसी जगह तक लेके जाओ जो कि रिमोट एरिया में है, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं ट्रैवल करते हैं, तो वो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट को शट डाउन कर देंगे। बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनीज वुड रन ओनली आफ्टर प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो दिक्कत ये आएगी कि जो रूरल एरियाज हैं वो और ज़्यादा डिवाइड होते जाएंगे, रूरल अर्बन डिवाइड बढ़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आया कनेक्टिविटी पे। जो लोग प्रिविलेज्ड हैं वो और प्रिविलेज्ड हो जाएंगे, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जाएंगे, उन तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचेगी, डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाएगी। इवेंचुअली सोसाइटी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिवीजन दिखाई देगा एंड इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। हर चीज़ ट्रिगर होती जाती है, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में कंट्री की। फिर दूसरा केस फेयर्स का हो सकता है। अब क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट के लिए भागेंगी तो ये अपने फेयर्स को बहुत रेगुलरली हाइक करेंगी। लोअर इनकम ग्रुप्स जो कि रेलवेज पे डिपेंडेंट हैं उनको बहुत नुकसान होगा और इससे धीरे धीरे एक इकोनॉमी पे ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं शुरू से अभी कहता आ रहा हूँ इस वीडियो में कि गवर्नमेंट को अपनी इंटरवेंशन तो मेंटेन करनी होगी। 5% 10% प्राइवेटाइजेशन इज गुड, लेकिन बड़े लेवल पे प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज रिमोट एरियाज तक या रगड टेरेन में पब्लिक इंटरवेंशन से ही ट्रेन चल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉसेस होंगे और लॉसेस गवर्नमेंट ही ले सकती है इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पर। एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम एयरलाइंस। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को अगर आप प्राइवेटाइज कर दोगे तो उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अमीर लोग अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो वो प्राइवेट कंपनीज को भी प्रेफर करेंगे, हाइक भी होगा फेयर तो भी उसे प्रेफर करेंगे, उनको जाना है, उनके लिए मनी बहुत ही बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इनके लिए फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज है और उसमें अगर बहुत ज़्यादा फेयर्स की हाइक होती चली जाएगी तो ये बेचारे हेल्पलेस हो जाएंगे। तो इवेंचुअली जो गवर्नमेंट का इनिशियल डिसीजन है टू प्राइवेटाइज सम रूट्स, कुछ लेवल तक जो सबसे बिजिएस्ट रूट्स हैं वहाँ पर कुछ ट्रेन चलने दें, वो सही डिसीजन है। लेकिन इसको बहुत ही आगे तक नहीं लेके जाना है कि ओवर प्राइवेटाइजेशन ना हो जाए, बस हमें ये ध्यान रखना है। I hope that you enjoyed watching this episode. See you in the next one. Thank you.